हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी राघव। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। आसाम जो कि फेमस है अपने चाय के बागानों के लिए। आसाम के बहुत बड़े एरिया में चाय के बागान दूर दूर तक फैले हुए हैं, लेकिन इन्हीं चाय के बागानों में छुपे हुए कई खौफनाक राज। दूर दूर तक फैले इन चाय के बागानों में सिर्फ चाय की खुशबू ही नहीं रहती है, इनमें रहती है कुछ ऐसी एंटिटीज जिनसे अगर आपका सामना हो जाए तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। हमने भूत, प्रेत, ब्रह्म, राक्षस, खबीस की स्टोरीज तो बहुत सुन ली है, लेकिन आज की स्टोरी इन बाकी स्टोरीज से बिल्कुल अलग है। ये स्टोरी ये प्रूव करती है कि धरती 100% इंसानों के लिए ही नहीं बनी है। कुछ ऐसी जगह पर भी है जहां पर अगर इंसान गलती से पहुंच जाए तो उसको लेने के देने पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ राघव के साथ, जो कि बिलोंग करते हैं आसाम के चराइदेव एरिया से। और जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ, इस इंसिडेंट ने इनको हिला के रख दिया। तो क्या हुआ राघव के साथ, आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास वैसी कोई रियल सुपरनेचुरल स्टोरी है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप मेरे साथ मेरी दी गई आईडीज के ऊपर शेयर कर सकते हैं। ये इंसिडेंट राघव के साथ हुआ जब वो करीबन 15 साल का था, और इस इंसिडेंट ने उसके ऊपर ऐसा इंपैक्ट डाला कि लाइफ टाइम तक वो इन चीजों को भूल नहीं पाएगा। राघव आसाम के चराइदेव के पास में एक छोटे से गांव के अंदर रहता था, और इनके गांव के आसपास चारों तरफ चाय के बागान फैले हुए थे। राघव इनके घर का इकलौता बेटा था, और इनके माँ बाप जो थे वो इन्हीं चाय के बागानों के अंदर खेती किया करते थे। बात है सर्दियों के टाइम पर, सर्दियों का टाइम था। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर सर्दियां जो और भी सुंदर और भी सुहावनी हो जाती हैं। तो हर शाम अपने दोस्तों के साथ राघव टहलने के लिए जाया करता था। तो ऐसे एक शाम की बात है, राघव सोया हुआ था, उसे नींद आ रही थी, और उसके दोस्त रोजाना की तरह उसे टहलने के लिए बुलाने आए। उन्होंने उसको आवाज दी, लेकिन जब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी राघव बाहर नहीं आया तो वो दोस्त वहां से चले गए। लेकिन अपने दोस्तों की आवाज से राघव की नींद टूट गई थी। राघव उठकर रेडी होता है और बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो देखता है तो उसके दोस्त वहां से जा चुके थे। उसे लगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने आवाज दी थी, तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं भागकर उनके पास पहुंच जाता हूँ। वो भागकर थोड़ा दूर आगे पहुंचता है, तभी उसे दिखाई देता है कि उसके जो दोस्त थे वो उससे करीबन 500-600 मीटर दूर आगे चल रहे हैं, और वो भी अपने दोस्तों की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। वो उनका वो लगाता है, सुनो मैं भी आ गया हूँ। लेकिन उसके दोस्तों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो पीछे मुड़कर तक नहीं देखते हैं। राघव को लगता है कि शायद उसकी आवाज उसके दोस्तों तक नहीं पहुंच पा रही है। वो 2-3 बार और आवाज लगाता है, लेकिन उसके दोस्तों की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो उन सब दोस्तों के पास पहुंचने थोड़ा तेज तेज चलना शुरू करता है, लेकिन वो जितना तेज चल रहा था उतना ही दूर उसके दोस्त होते जा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो धीरे चल रहे हैं, उसके दोस्त बहुत तेज चल रहे हैं। वो उसको सामने तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो उनके पास नहीं पहुंच पा रहा था। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया था, क्योंकि सर्दियों का समय था। वो अपने दोस्तों का पीछा करते करते पहुंचता है और एक जगह पे जाकर रुकता है। रुक के थोड़ी सांस लेता है और चारों तरफ नजर मारता है। तो जहां वो पहुंच चुका था उस जगह को देखकर वो चौंक जाता है। वो देखता है कि वो 7 आली पहुंच चुका है। 7 आली का मतलब है कि वहां से 7 अलग अलग रास्ते निकलते हैं, और उसके माँ बाप और सभी गांव वाले कहते थे कि 7 आली बच्चों को नहीं जाना चाहिए, और वो भी शाम या फिर रात के वक्त। राघव अपने मन में सोचता है कि छोड़ भाड़ जाने दोस्तों को, रात का टाइम हो गया और मैं 7 आली पहुंच गया, मैं तो फटाफट से अपने घर निकलता हूँ। वो घूमता है, अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी राघव को पीछे से एक आवाज आती है। कोई उसे पीछे से बुला रहा था, और जैसे उसने पीछे पलटकर देखा, वो बस जो उसके सामने खड़ा था उसे देखते ही रह गया। उसके सामने उसी की उम्र की एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। इससे सुंदर लड़की उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, और उस लड़की को देख के बिल्कुल मेस्मराइज हो गया था, खो गया था। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, बस उसको देखे जा रहा था। पता है उस लड़की में ऐसा क्या था कि उसका मन बिल्कुल अलग सा ही हो गया था। उसके हार्ट बीट तेज हो गई थी, और उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। बस वो ऐसा लगा था कि उसके दुनिया के अंदर और कुछ है ही नहीं, बस वो लड़की सामने खड़ी हुई है। तभी वो लड़की मुस्कुराकर उसकी तरफ बोलती है, लगता है आप कोई रास्ता खो गए हैं या फिर किसी को ढूंढ रहे हो। तब उसकी आवाज सुनकर राघव होश में आता है और बोलता है, हाँ मेरे दोस्त और हम लोग रोज घूमने आते हैं। आज वो मुझसे आगे निकल कर वो यहीं कहीं आए थे, पर पता नहीं कहाँ चले गए, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था। तो लड़की बोलती है, हाँ मैंने देखे थे 4-5 लोग, वो यहीं पर आए थे, लेकिन अभी तो गांव की तरफ वापस चले गए हैं। राघव थोड़ा झिझकता और उससे पूछता है, लेकिन तुम कौन हो? तो बोलती कि मैं इस चाय बागान के पीछे की तरफ वाले गाँव में रहती हूँ, और मैं पहली बार इस तरफ आई हूँ। तुम रोजाना यहाँ पर घूमने आते हो? तो राघव जवाब देता है, हाँ मैं तो रोजाना ही यहाँ पर टहलने के लिए आता हूँ। तो इतना सुनकर लड़की कहती है, अच्छा ठीक है, चलो फिर तो दोबारा मिलेंगे राघव। और इतना कहकर वो जाने लगती है। उसकी बात सुनकर राघव भी वहां से घूमकर जाने लगता है।
चलते चलते वो वापस से पीछे पलट कर देखता है तो वो लड़की अब भी वहीं पे खड़ी होकर राघव को देख रही थी और उसको एक हल्की सी स्माइल देती है। राघव भी उसको देखकर स्माइल देता है और उस लड़की को देखकर, उसकी प्यारी सी स्माइल देखकर राघव के मन में उसके लिए अलग सी फीलिंग्स जाग चुकी थी। इसके बाद राघव अपने गांव की तरफ चला जाता है और वो लड़की उन बागानों के पीछे की तरफ वापस चली जाती है। राघव अपने घर पहुंचता है। वो इस बारे में ना अपने दोस्तों को, ना अपनी फैमिली को, किसी को कुछ भी नहीं बताता है। खाना वाना खाता पीता है और उस लड़की के बारे में सोचते हुए वो सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो उठते ही वापस उस लड़की का ख्याल आता है और उसे ये रिकॉल करता है कि ओ शिट, मैंने उस लड़की से उसका नाम तो पूछा ही नहीं और वो मेरा नाम कैसे जानती थी। ये सोचकर उसने वापस से आज वहीं शाम को जाने का प्लान बनाया कि आज वापस जाकर लड़की से पूछूंगा कि आखिर वो मेरा नाम कैसे जानती है। पूरे दिन राघव बैठकर शाम का इंतजार करता है और उसको एक्साइटमेंट इतना होता है कि शाम होने से पहले ही साताली वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। करीबन 4-5 बजे के आसपास ही वो साताली वाले रास्ते पर पहुंच जाता है और चारों तरफ घूम घूम कर वो उस लड़की का वेट कर रहा होता है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं देती है तो करीबन शाम के 6:30 पौने 7 बज चुके थे, अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो वो सोचता है कि शायद वो लड़की आज नहीं है। वापस से अपने घर जाने के लिए मुड़ता है और अपने घर की तरफ चलने लगता है। जैसे वो कुछ कदम बढ़ता है उसको पीछे से वापस से आवाज आती, राघव राघव। आवाज सुनते ही राघव समझ जाता है उसे किसने आवाज दी। फटाफट से पीछे मुड़ता है और देखता है तो वो लड़की उसी के सामने खड़ी हुई थी। उसको देखकर बोलता है, अरे वाह, तुम आ गई, कैसी हो तुम? लगता है आजकल तुम रोजाना इधर घूमने आने लग गई हो। तो लड़की बोलती है, हाँ, मुझे इधर आना अच्छा लगता है और अब तो मेरा एक दोस्त भी बन गया है। उसकी बात सुनकर राघव थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है, हाँ ये बात तो है, लेकिन एक चीज बताओ, तुमको मेरा नाम कैसे पता है? तो हंसते हुए कहती है, तुम्हारे दोस्तों से सुना था, उस दिन तुम्हारे दोस्त जब यहाँ पे टहल रहे थे तो बात करते कि राघव नहीं आया, राघव नहीं आया, और उसके बाद तुम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए तो मैं समझ गई थी कि तुम ही वो राघव। राघव बोलता है, अच्छा हाँ, अब समझा, सही बात है। अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बोलती है कि मेरा नाम मोहिनी है। तो राघव बोलता है कि तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत प्यारा है। तो लड़की की तरफ शर्मा के हंस देती है और यहाँ राघव पहुंच चुका होता है 7वें आसमान पर। इस एज के अंदर जब बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो अपोजिट जेंडर के तरफ अट्रैक्ट होना बहुत ईजी होता है और सेम चीज राघव के साथ हो रही थी। वो जिस एज के अंदर था, इतनी खूबसूरत लड़की सामने थी कि वो अपनी इमोशंस को रोक ही नहीं पा रहा था। मोहिनी उससे कहती कि चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहां बैठकर हम लोग बातें करेंगे, और दोनों जने वहां जाकर बैठ जाते हैं। करीबन 1-1.5 घंटे तक बैठे बैठे वो बातें करते रहते हैं। तभी राघव को ध्यान था कि रात बहुत हो चुकी है। बोलता है कि मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, मैं कल आऊंगा। तो लड़की भी उसे जाने देती है, बोलती है हाँ मैं भी बहुत लेट हो गई हूँ। दोनों अपने अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। अब ये उनका डेली का काम हो चुका था। राघव हर शाम करीबन 6:30 पौने 7 के वहां पर पहुंचता जब अंधेरा ढलने वाला होता था, ताकि उस टाइम पर वहां पर कोई भी नहीं होता था, और एग्जैक्ट उसी टाइम पर वो लड़की उससे रोजाना आकर मिलती थी और ये रोजाना 1-2 घंटे वहां पर बैठकर बहुत बातचीत किया करते थे। इनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। यहाँ राघव ने 1% भी दिमाग नहीं लगाया कि वो जगह जहां पर सारे गांव वाले जाने को मना करते हैं, वो जगह जहां पर शाम के बाद कोई नहीं होता है, वहां पर एक अकेली लड़की रोजाना उससे मिलने कैसे आ सकती है? वो तो बस खोया हुआ था मोहिनी के ख्यालों में। अपने दोस्तों से मिलना जुलना उसने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, उन्हें वो अवॉइड किया करता था, घर वालों से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था। दिन भर उसे सिर्फ एक ही चीज का ख्याल रहता था, वो लड़की मोहिनी, और वो शाम का इंतजार करता है ताकि वो उससे जाकर मिल पाए। ऑल्दो राघव का ये सारा बिहेवियर उसके घर वाले भी नोटिस कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि जवान होता बच्चा है, ठीक है, तो हो सकता है किसी चीज को लेकर चलता रहता दिमाग के अंदर, इसलिए वो शायद बातचीत ना करता हो। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। यहाँ पर एक चीज जो राघव खुद को नोटिस भी नहीं हो रही थी कि वो तो खोया हुआ था, उसका वजन अब धीरे धीरे थोड़ा कम होने लग गया था। उसकी मम्मी ने उसको देखा, बोला कि तुम खाते पीते क्यों नहीं हो, देखो कितने कमजोर हो गए हो। उसके पापा से बोलती, देखो ये लड़का बिल्कुल भी खाने पीने का ध्यान नहीं रखता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बढ़ती हुई उम्र है, बच्चा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, शरीर में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, हो सकता है उसे इसका वजन कम हो रहा हो। और इस तरह से उन्होंने इस बात को निगलेक्ट किया। इधर मोहिनी से मिलते हुए लगातार राघव को 1 महीना हो चुका था। अब उसको मोहिनी के बारे में बहुत कुछ बातें पता भी लग गई थी। मोहिनी ने उसे बताया था उसकी 6 बहनें और हैं, और कभी ना कभी किसी दिन जब मौका मिलेगा तो वो उसको अपनी बहनों और परिवार से भी मिलवाएगी। राघव भी उसके घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। तो बोलते हैं नहीं, अभी सही समय नहीं है, और जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाने के लिए ज़रूर लेकर चलूँगी। खैर राघव बोलता ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा है। जैसे चलती रही। एक दिन राघव को बहुत तेज बुखार था शाम के टाइम पर, तो वो दवाई लेके सो गया और वो उस दिन मोहिनी से मिलने नहीं गया। वो आराम से सोया हुआ था। तभी रात के करीबन 3 बजे उसके कानों में एक आवाज आती है, आज तुम मुझसे मिलने नहीं आए राघव?
मैं शाम से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राघव की आंख खुलती है, वो इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो लगता है कि वो रोजाना मोहिनी से मिलने जाता है, आज नहीं जा पाया, इसलिए शायद उसके दिमाग में आवाजें गूंज रही है। ये सब सोचकर राघव वापस से सो जाता है। जैसे उसे आंख लगती है, उसे एक सपना आता है। सपने में वो वापस उस 7 वाले रास्ते पर पहुंच चुका होता है और वहां पर मोहिनी उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे उसके पास पहुंचता है, मोहिनी उसका हाथ पकड़ती हुई बोलती है, देखो बुला लिया ना मैंने तुम्हें अपने पास, और अब शायद तुम्हें ठीक भी लग रहा होगा। तो राघव उससे बोलता है कि हाँ, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे थकान भी महसूस नहीं हो रही, मेरा बुखार भी कम हो गया है। तो बोलती है हाँ, ऐसे ही अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते? तो राघव बोलता है कि लेकिन मैं तो तुमसे रोज मिलने आता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? तो उससे मोहिनी बोलती है कि काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लोगे तो फिर हमेशा साथ रहेंगे। उसके बाद सुनकर राघव बोलता है, शादी? लेकिन अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तो वो कहती है तुम चिंता मत करो, हम इस शादी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, और जब तुम बड़े हो जाओगे तब हम लोग सबको बताएंगे। उसकी बात सुनकर राघव थोड़ा शर्मा जाता है और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। सुबह होती है, उसकी मम्मी यानी राघव की मम्मी राघव को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है। जाकर देखती है कि राघव कमरे के अंदर नहीं था। वो उसके कमरे में देखती है, चारों तरफ पूरे घर के अंदर ढूंढते हैं तो राघव उनको कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। और ये बात मतलब पूरे घर में जब पता लगता है कि राघव है नहीं तो सब उसको ढूंढने जाते हैं, आस में पड़ोस में सब जगह दोस्तों के पूछते हैं, कहीं पर भी राघव का कोई पता नहीं होता है। तब जाकर एक उन्हीं गाँव का एक किसान था, वो उनको बताता है कि उसने सुबह 5 बजे राघव को चाय के बागानों की तरफ जाते हुए देखा था। उसे लगा कि सुबह का टाइम है, नॉर्मल घूमने जाता होगा, इसलिए उसने उसे टोका भी नहीं। उसकी बात सुनते ही सभी लोग चाय के बागानों की तरफ जाते हैं और जाकर वो बागानों के अंदर जब 7 वाले रास्ते पर पहुंचते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कि उस 7 वाले रास्ते पर राघव जो था वो बेहोश पड़ा हुआ था। इसका मतलब राघव रात को सपना नहीं देख रहा था, वो सच में नींदों में चलकर 7 आले वाले रास्ते पर पहुंच गया था। बहुत स्ट्रेंज सी बात है ना, आप नींदों में अपने घर से इतनी दूर बिना किसी चीज से टकराए रुके उस जगह पर पहुंच गए हो। सब लोग उसे उठाकर घर पर लेकर आए, वेट किया उसके होश में आने का, और उसके होश में आते हुए सवाल पूछा गया, राघव तू बागान में कैसे चला गया और वहां पर क्या कर रहा था? तो राघव बोलता है, बागान में? मैं कौन से बागान में गया, मैं तो सो रहा था। राघव को कुछ भी याद नहीं था और मोहिनी के बारे में वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। उसे तो ये लग रहा था कि वो सो रहा था। जब बाकी लोगों से पता लगा कि वो चाय के बागान पर पहुंच गया तो उसे भी कोई बात समझ में नहीं आई। उसकी मम्मी जो कि ऑब्जर्व कर रही थी पिछले 1 महीने से उसकी हरकतों को, उसकी जो तबीयत खराब हो रही थी उसको, तो उसकी मम्मी को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी। और जहां वो 7 वाले रास्ते पर बेहोश मिला तो उसकी मम्मी को शक बहुत ज्यादा हो गया था। उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की और गांव के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए इनके ओझा रहते थे, उन्होंने उनको बुलाया और राघव को चेक करवाया। वो ओझा घर पर आए, उन्होंने बैठकर राघव को पूरा देखा। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने जो बात बताई उससे राघव और उसके पूरे परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने राघव की तरफ देखा और बोला, तू जिस लड़की से मिलने जाता है ना, वो कोई लड़की नहीं, वो एक मायावी याक्षिनी है। वो 7 आली में रहती है और उसने इस लड़के के मन, तन, दिमाग, हर चीज के ऊपर काबू पा लिया है। इतना सुनते ही पूरे परिवार के अंदर एक घबराहट से छा गई। राघव भी बोलता है, क्या मजाक कर रहे हो आप? वो कोई याक्षिनी वाक्षिनी नहीं होती, एक सीधी सी सुंदर सी लड़की है जो चाय के बागान के पीछे वाले गांव के अंदर रहती है, उसका पूरा परिवार है, वो कोई याक्षिनी वाक्षिनी नहीं है। इधर से वो ओझा जी बोलते हैं, तू माया जाल में फंस गया लड़के, चाय के पीछे बागानों में कोई नहीं रहता है, वहां पर सिर्फ एक काली शक्तियों का वास है। याक्षिनी एक रहस्यमय स्त्री होती है, वो एक सुंदर लड़की के रूप में या एक सुंदर नारी के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होती है, और वो भी सिर्फ अंधेरे में। एक बार इनके माया जाल में कोई आदमी फंस जाए तो उसके बाद ये उसको नियंत्रित करके उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेती है। वो आगे बताते हैं, उनकी खूबसूरती सिर्फ एक छलावा होती है, असलियत में वो दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी होती है। लेकिन एक बार याक्षिनी किसी को अपने वश में कर ले या वो किसी के पीछे पड़ जाए तो उससे पीछे छुड़ाना बहुत मुश्किल है, और बहुत कम लोग ही इस उपाय को जानते हैं जिससे वो किसी इंसान को एक यक्षिनी के वश से मुक्त करवा सके। बाबा की बातें सुनकर राघव भी सारे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करते हैं। वो समझ में आता है कि क्यों आखिर अंधेरा होने के बाद ही वो लड़की उससे मिलने आती थी। वो बुरी तरह से घबरा जाता है और बाबा से बोलता है कि बाबा अब क्या होगा। ये सब सुनकर राघव घर वाले बहुत परेशान होते हैं। बाबा से बोलते हैं कि बाबा आप ही कुछ करो, हमारे बच्चे को इस चीज से बचाओ। तो आगे बोलते हैं कि कार्य बहुत मुश्किल है, क्योंकि राघव के पीछे सिर्फ एक नहीं
बल्कि सतोवनी यक्षिनी पड़ी हुई है। तो बोलते सतोवनी यक्षिनी क्या होती है? बोले वो एक नहीं, वो 7 बहनें हैं, वो 7 यक्षिनियां हैं। मोहिनी उनमें सबसे बड़ी है और वो राघव की आत्मा को अपने वश में करके अपनी शक्तियों को और बढ़ाना चाहती है। अगर राघव को उससे दूर करने की कोशिश की गई तो वो राघव के साथ साथ पूरे परिवार का नाश कर देगी। ये बात सुनकर राघव की मम्मी रोने लगती है और बोलती है कि कुछ तो उपाय होगा, मेरा छोटा सा बच्चा है, कैसे मैं इसको छोड़ सकती हूँ। तो वो जो ओझा बाबा थे वो थोड़े शांत बैठते हैं और शांत बैठने के बाद बोलते हैं एक तरीका है जिससे राघव को बचाया जा सकता है, लेकिन वो तरीका बहुत मुश्किल है। उनकी बात सुनकर उसके मदर फादर बोलते हैं कि कैसा भी तरीका हो, हम अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस आप हमारा साथ मत छोड़िएगा। तो बाबा बोलते हैं इस परेशानी से कोई और नहीं, राघव ही खुद को बचा सकता है। और राघव की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम्हें फिर से 7 आली में जाना होगा। इस बार मोहिनी फिर से तुमसे मिलने को आएगी और वो तुमसे कहेगी अपने परिवार से मिलने को। वो तुम्हें वहां पर लेकर जाएगी और ले जाकर वो ये कहेगी कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। और जैसे वो ये बात तुमसे बोले, तुम उससे बोलना कि तुम उससे नहीं, उसकी सबसे छोटी वाली बहन से शादी करना चाहते हो। ये सुनकर राघव की हालत टाइट हो जाती है। अब तक तो उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन उसे पता लग गया कि वो किससे मिल रहा था, वो दोबारा उससे मिलने कैसे जाएगा। इधर उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, ऐसा मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो उधर से ओझा बोलते हैं उपाय तो यही है, देखो उन 7 यक्षिनियों में से मोहिनी सबसे ताकतवर है और मैं उसे अपने वश में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो सबसे छोटी वाली यक्षिनी है वो कमजोर है और मैं उसे आसानी से काबू में करके राघव को उसके चंगुल से छुड़ा सकता हूँ। जैसे ही राघव उस सबसे छोटी वाली यक्षिनी से शादी करेगा तो बाकी की 6 यक्षिनियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि उनका एक नियम है कि वो अपने बहन के होने वाले पति को हाथ तक नहीं लगाती है। एक बार 6 यक्षिनियां दूर हो गई तो जो सबसे छोटी वाली है उसको मैं तंत्र मंत्र से आसानी से काबू में कर सकता हूँ। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और तुम चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगा, उसके शक्ति से इनमें से कोई भी यक्षिनी तुम्हारे आसपास भी मतलब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन इनसे पूरी तरह से पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता है। राघव का परिवार अभी भी कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन फिर उनके ही आसपास के एक बुजुर्ग ने कहा कि 40 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था, किसी यक्षी ने एक लड़के को वश में किया था और कुछ इसी तरह का काम किया गया था। उधर से वो जो बोलते हैं आप सही कह रहे हैं बाबा, वो काम मैंने ही किया था। उस टाइम पर ये यंग थे और इनकी बहुत एज हो चुकी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एज के साथ साथ जो ओझा तांत्रिक लोग होते हैं इनकी शक्तियां धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी के पास कोई और सोल्यूशन नहीं था। तो फाइनली परिवार वालों ने बोला कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करिए, लेकिन हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा परेशान था वो था राघव। बोलता है कि बाबा आप ये क्या बात कर रहे हो, मैं ये सब कैसे करूंगा और मैं सबसे छोटे वाले यक्षिनी को पहचानूंगा कैसे। तो बाबा कहते हैं देखो बेटा, तुम्हें हिम्मत तो रखनी होगी क्योंकि तुम्हारी जान का सवाल है। सबसे छोटी यक्षिनी जो होगी, इनमें जो 7 बहनें, इनमें जो सबसे कुरूप होगी, जो सबसे दिखने में भयानक होगी, जिसको देख के एक बार को तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी, वही सबसे छोटी यक्षिनी है। बाकी की जो 6 बहनें हैं वो उससे कई गुना सुंदर होंगी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी की जो आत्मा है उसको वश में करके अपनी सुंदरता को बढ़ा लिया है। और तुझे हिम्मत रखनी होगी बेटा, तो चिंता मत कर, ये ताबीज अपने पास रखना, इसकी शक्ति से ये तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उधर उसकी मम्मी पूछती है अच्छा, लेकिन अगर उसने भी अपना रूप सुंदर कर लिया होगा तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। ये 7 वाली जो यक्षिनियां हैं उनमें जो सबसे छोटी वाली है उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो अपना रूप बदल पाए, वो सबसे कमजोर होती है और इसीलिए राघव को बस उससे शादी करनी है, क्योंकि वो सबसे कमजोर है। वो किसी ना किसी की आत्मा को वश में करके वो सुंदर हो सकती है, इसलिए वो फटाफट से हाँ बोल देगी और उसके बाद उसकी जो बहनें हैं वो अपने आप ही उससे दूर हो जाएंगी और वहीं हमारे पास असली मौका होगा। ये सब जानने समझने के बाद राघव शाम को वापस वहीं 7 आली वाले रास्ते पर पहुंचता है। आज उसे मोहिनी, आज से पहले वो मोहिनी का बहुत अच्छा इंतजार किया करता था, लेकिन आज वो चाह रहा था कि वो आए ही ना। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे अंधेरा डला, चाय के बागानों की तरफ से मोहिनी चलती हुई राघव के पास में आई। आकर राघव से बोलती है आ गए तुम, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तो हमारी शादी का दिन है, तुम भी शादी के लिए तैयार हो। आज मैं तुम्हें अपने पूरे परिवार से मिलाऊंगी और उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। राघव अपने अंदर छुपे डर को कंट्रोल करता है
और उसके बाद तो मुस्कुराते बोलता है, अरे हाँ, मैं तो बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ। जब से तुमने मुझे बताया है तब से मैं खुद बहुत ज़्यादा बेसब्र हो चुका हूँ। चलो सबसे पहले तुम्हारे परिवार से मिलेंगे। फिर मोहिनी उसको बागानों के अंदर लेकर जाती है और जैसे ही बागान खत्म होते हैं, बाहर एक खुला बिल्कुल गुप अंधेरा, वहाँ एक अलग सी डार्कनेस होती है, कुछ भी वहाँ दिख नहीं रहा होता है, बस मोहिनी उसके पास में खड़ी होती है। तभी मोहिनी ऐसे 2 बार ताली बजाती है और राघव की आंखों के सामने 6 और यक्षिनियां खड़ी होती है। वो सबको देखता है और उसकी नजर टिकती है एक सबसे डरावनी, सबसे खतरनाक दिखने वाली यक्षिनी से, और वो समझ जाता है कि यही उसकी सबसे छोटी बहन है। इधर वो वापस से मोहिनी की तरफ देखता है तो मोहिनी इनमें सबसे ज्यादा सुंदर थी। मतलब जो बात उन ओझा ने कही थी वो बात बिल्कुल सही थी, और अब राघव को ओझा की बातों पर कॉन्फिडेंस और आ गया था। मोहिनी राघव का हाथ पकड़ती है, वो उसे अपनी सभी बहनों से मिलवाती है, उसके बाद बोलती है, चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। तभी राघव हिम्मत करके मोहिनी से अपना हाथ छुड़ाता और बोलता है कि नहीं मोहिनी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। उसकी बात सुनकर मोहिनी एकदम चौंक जाती है, फिर देखती है और उसके चेहरे के ऊपर गुस्सा उतर आता है। फिर आगे राघव बोलता है, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी सबसे छोटी बहन से शादी करनी है। तुम तो बस उस तक पहुंचने का मेरे लिए एक जरिया मात्र थी। मैं तुम्हारी इस छोटी बहन से शादी करना चाहता हूँ और मैंने उसे मन से अपनी पत्नी मान लिया है। ये सुनते उसकी सबसे छोटी बहन थी, वो खुश होती बोलती कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। इधर मोहिनी समझ चुकी थी कि ये राघव की चाल है, और वो ये भी समझ चुकी थी कि ये चाल किसने चली है। अब मोहिनी राघव की तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलने के बाद वो 6 की 6 बहनें एकदम से वहां से गायब हो जाती है, और वहां पर बस वो याक्षिनी और राघव ही बचते हैं। वो याक्षिनी राघव की तरफ बढ़ती है, वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। राघव मतलब उसके चेहरे से उसको डर लग रहा था। उसका राघव का हाथ पकड़ती है और एक तरफ लेने लगती है जहां पर एक मंडप सा सजा हुआ था। उस मंडप में जाती है और राघव से बोलती है कि चलो अब हम शादी करते हैं। और वो बस ऐसे एक फेरा लेती है, तभी वहां पर वो जो ओझा था और गांव वाले थे, वो राघव का पीछा करते करते पता नहीं कैसे करके उस जगह पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद गांव वालों को सिर्फ राघव दिखाई दे रहा था और कोई नहीं, लेकिन ओझा और राघव को साथ ही साथ वो याक्षिनी भी दिखाई दे रही थी। सब देखते ही याक्षिनी समझ जाती है कि उसको फंसाने के लिए जाल बिछाया गया और उसकी बहनें भी उसके साथ नहीं है। वो राघव को पकड़ने की कोशिश करते थे, राघव भागकर फटाफट से ओझा के पीछे चला जाता है। इधर से वो याक्षिनी चलती है, मुझे पागल बनाया, मुझे फंसाया तुम लोगों ने, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और उस तरह से बहुत गुस्से के अंदर आ जाती है। जैसे वो ओझा बोलते हैं, तू कुछ नहीं कर सकती है, चुपचाप इस बच्चे को छोड़ दे और उस गांव से बहुत दूर चले जा, वरना मैं तुम लोगों का बहुत बुरा हाल करूंगा। और इतना कहकर अपने साथ में भस्म फेंक कर कुछ मंत्र तंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वो यक्षिनी कुछ देर तो वहां पर मंडराती रहती है, लेकिन इनके मंत्र और तंत्र की शक्ति से वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये ओझा बोलते हैं कि वो सातोवनी यक्षिनियां अभी थोड़ी देर के लिए चली गई है, गांव को इनसे बचाया जाए, इसलिए इस पीपल के पेड़ को और इस जगह को पूरी तरह से हमको बांध देना होगा। वो जो ओझा थे वो पूजा पाठ करके सारा काम करते हैं, गांव वाले वहीं खड़े रहते हैं, और सारा काम खत्म होने के बाद वो ओझा जी खड़े होते और बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, अब ये दोबारा कभी हमारे गाँव की तरफ नहीं आ पाएगी। सभी गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। ओझा के साथ साथ सभी वापस गांव की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो ओझा उस सातों वाले रास्ते के पास पहुंचता है, अचानक से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सभी गांव वाले उसके पास पहुंचते उसको उठाते हैं, तो ओझा का शरीर ठंडा पड़ चुका था, मतलब उसकी सांसें नहीं थी, उसकी मौत हो चुकी थी। शायद चलते चलते उसे एक तरह का साइलेंट हार्ट अटैक आया था। सभी लोग बुरी तरह घबरा गए, और सभी लोगों को जैसा आपको लग रहा है एक ही चीज लग रही थी कि इस ओझा की जान उन्हीं याक्षिनी ने ली है। उन्होंने भी अपना बदला लिया है, क्योंकि कई साल पहले इसी ओझा ने इन याक्षिनियों के वश से एक लड़के को छुड़ाया था, और आज उसने उनके वश से एक और लड़के को छुड़ाने की कोशिश की, उसमें वो सफल भी रहा, और इसका बदला उन्होंने उसकी जान लेकर किया। पूरे गांव और आसपास के गांव में बात सनसनी की तरह फैल गई, और तब से उस गांव में उन ओझा को बहुत माना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जान देकर एक जवान बच्चे की जान बचा ली थी। अपने काम को करते करते, उस काम के लिए उनकी निष्ठा इतनी थी कि उस काम को करते करते, दूसरों की भलाई करते करते उन्होंने अपनी जान तक दे दी। और इस तरह से राघव एक याक्षिनी के चंगुल से मुक्त हुआ। तो ये था हमारा आज का इंसिडेंट, जहां पर एक यंग एज टीनेज लड़के को मिलती है एक सुंदर लड़की एक ऐसी जगह पर जो कि बिल्कुल सुनसान है। वो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता है कि लड़की इस जगह पर क्या कर रही है। इतनी सुंदर लड़की एक सुनसान जगह पर आखिर करेगी क्या।
वही जो यहाँ पर ये भी करने आई थी, ये कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक मायावी शक्ति थी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? क्या आप लोगों ने भी, अगर आप आसाम से बिलोंग करते हैं, ऐसी कोई कहानी चाय के बागानों के बारे में सुनी हुई है या किसी उस जगह के बारे में सुनी हुई, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखें, ऐसी सुनसान जगहों पर अगर आपको कोई जरूरत से ज्यादा सुंदर स्त्री या फिर पुरुष दिखाई दे तो सावधान रहें और सतर्क रहें, हो सकता है वो भी कोई एक मायावी शक्ति हो। चलिए, तो ये थी कहानी जो हुई राघव के साथ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही जल्दी 400 के सब्सक्राइबर्स पे हम आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट प्लान कर रहे हैं और वो हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।